हेलो स्टूडेंट, आपका हमारे इस क्लास 12 की फिजिक्स क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। देखो बच्चों, ये फिजिक्स का जो है 11वां लेसन है। आज नया लेसन स्टार्ट करने वाले हैं। आज के इस लेसन में हम 5 नंबर का एक क्वेश्चन है जो आपके बोर्ड एग्जाम्स में अलग अलग नामों से कई तरीके से पूछा गया है। तो आज हम इसको देखने वाले हैं। ये हमारा जो लेसन नया स्टार्ट आज कर रहे हैं, विकिरण तथा द्रव्य की द्वैत प्रकृति, ये जो है नया लेसन है और जो आपके फिजिक्स का 11वां लेसन पढ़ता है। और इस लेसन में आज हम जो देखने वाले हैं वो हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है आइंस्टीन की प्रकाश वैद्युत समीकरण। आइंस्टीन प्रकाश वैद्युत समीकरण ये आपके बोर्ड एग्जाम में अलग अलग तरीके से जो है कई बार पूछा गया है। ये मान के चलिए हर साल जो है ये रखा जाता है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखा जाए तो कुछ नहीं है और नहीं तो बहुत कुछ है, और ये पूरे पूरे 5 नंबर में जो है पूछा गया। तो इसी को हम कंप्लीट जानने वाले हैं। आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, अभी देखना आपका तैयार हो जाएगा। इसमें बहुत ज्यादा तामझाम नहीं है। सबसे पहले इसमें हम ये जान लेते हैं प्रकाश वैद्युत प्रभाव क्या होते हैं। पहले इसको जान लेते हैं क्योंकि ये भी इसी के साथ पूछा गया है। तो सबसे पहले हेडिंग हम देख लेते हैं, प्रकाश वैद्युत प्रभाव कहते किसे हैं। देखो मेरे प्यारे बच्चों, अगर हम बात करें प्रकाश वैद्युत प्रभाव, यानी ये जो प्रकाश वैद्युत प्रभाव होता क्या है, पहले इसको देख लेते हैं। तो ध्यान समझिएगा भाई, जब किसी धातु पर उच्च आवृत्ति, मान लीजिए कोई धातु है, जैसे मान लीजिए इधर का ये हमारा धातु है, जब किसी धातु पर उच्च आवृत्ति की, किस आवृत्ति की, उच्च आवृत्ति की प्रकाश डाला जाता है, यानी जब इस पर हम प्रकाश डालते हैं तो उनकी सतह से इलेक्ट्रॉन निकल, भाई ये हमारा धातु है और इस धातु पर उच्च आवृत्ति की जब प्रकाश की किरणें डालते हैं तो इसकी सतह से जो है इलेक्ट्रॉन निकलना स्टार्ट हो जाते हैं, यानी इलेक्ट्रॉन निकलने लगते हैं। बात समझ में आए। अब इसी को आप कह सकते हैं कि धातु पर प्रकाश के आपतित होने से, यानी जो हमारा धातु है, इस धातु पर जब प्रकाश डाला जाता है यानी प्रकाश आपतित होता है तो उनकी सतह से इलेक्ट्रॉनों के उत्सर्जन की घटना, यानी इनकी सतह से इलेक्ट्रॉनों के उत्सर्जन की होने वाली घटना को प्रकाश वैद्युत प्रभाव कहते हैं। यानी इलेक्ट्रॉनों के उत्सर्जित होने की घटना को प्रकाश वैद्युत प्रभाव कहते हैं। बात समझ में आई कि नहीं। अरे जब किसी धातु पर पराबैंगनी किरणों के आने से और उससे इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जित होना, तो इस प्रकार की घटना को प्रकाश वैद्युत प्रभाव कहते हैं। समझ में आई बात कि नहीं। बस इतना करना है कि जब किसी धातु पर प्रकाश की किरण डाला जाता है तो वहां से इलेक्ट्रॉनों के उत्सर्जित होने की घटना को प्रकाश वैद्युत प्रभाव कहते हैं। अब आगे कहा गया प्रकाश वैद्युत प्रभाव की घटना में उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन को प्रकाश इलेक्ट्रॉन, यानी जब भाई प्रकाश की उपस्थिति में इलेक्ट्रॉन निकल रहा है तो ऐसे इलेक्ट्रॉन को प्रकाश इलेक्ट्रॉन अथवा फोटो इलेक्ट्रॉन, भाई फोटॉन द्वारा उत्पन्न हो रहा है तो इसे फोटो इलेक्ट्रॉन तथा इन इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह के कारण उत्पन्न विद्युत धारा को प्रकाश विद्युत धारा कहते हैं। भाई इन्हीं फोटॉनों के कारण या प्रकाश के प्रभाव के कारण जो धारा बहती है, तो अब प्रकाश के कारण धारा बह रही है, प्रकाश के कारण इलेक्ट्रॉन जो है उत्सर्जित हो रहा है। इस प्रकार की धारा को जो है प्रकाश वैद्युत धारा कहते हैं। चूंकि प्रकाश के द्वारा उत्पन्न हो रहा है इसलिए प्रकाश धारा कहते हैं। जैसे डायग्राम है, तो डायग्राम में ये एक साइड में जो है कैथोड लगाया गया है, एक साइड में एनोड लगा है और इसका संपर्क एक बैटरी से है। और अब इस पर जब प्रकाश की पराबैंगनी किरणें इस पर डाला जाता है और डालने के बाद यहाँ से प्रकाश के इलेक्ट्रॉन, प्रकाश के कारण इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन शुरू हो जाता है और जब इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन होता है तो इस परिपथ में जो है धारा का प्रवाह होता है। तो ये जो धारा बह रही है उसे प्रकाश वैद्युत धारा कहा जाता है और यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं इसे प्रकाश इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। तो ये तो थे प्रकाश वैद्युत प्रभाव क्या है, यानी प्रभाव, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। जब किसी धातु पर उच्च आवृत्ति की प्रकाश की किरण डाला जाता है तो धातु से इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन होना ही प्रकाश वैद्युत प्रभाव कहते हैं। समझ में आ गई होगी बात। अब हम आइंस्टीन का प्रकाश वैद्युत समीकरण कैसे निकाला जाता है इसको देख लेते हैं। देखो मेरे प्यारे बच्चों, अगर हम बात करें आइंस्टीन का प्रकाश वैद्युत समीकरण, यानी आइंस्टीन का प्रकाश वैद्युत समीकरण क्या है, इसके बारे में अगर ठीक से जाने तो ध्यान से सुनिएगा बच्चों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पूरे 5 नंबर में जो है पूछा गया। तो ये क्या है कि आइंस्टीन ने प्रकाश वैद्युत प्रभाव की व्याख्या प्रकाश के क्वांटम मॉडल के आधार पर दिया, जो इस प्रकार है। यानी आइंस्टीन जो साइंटिस्ट थे, इन्होंने प्रकाश वैद्युत प्रभाव की जो व्याख्या थी उन्होंने प्रकाश के क्वांटम सिद्धांत के आधार पर दिया और उसको इस प्रकार से बताया। किस प्रकार से बताया? उन्होंने कहा कि जब कोई फोटॉन धातु की प्लेट पर गिरता है, मान लीजिए कि अगर हम फोटॉन को किसी धातु पर जो है गिराते तो वह अपनी समतल ऊर्जा धातु के भीतर उपस्थित इलेक्ट्रॉनों में से किसी एक इलेक्ट्रॉन को स्थानांतरित करता है।
कहने मतलब जब धातु को गिराता है तो उस समतल ऊर्जा के कारण जो है वो उसमें से किसी एकाध इलेक्ट्रॉन को ही स्थानांतरित कर पाता है तथा ऊर्जा का कुछ भाग इलेक्ट्रॉनों को धातु के अंदर से बाहर निकालने में व्यय हो जाता है। यानी अब वो जो फोटॉन की ऊर्जा होती है, देखो बातें इसमें दो है। एक तो कुछ ऊर्जा तो वहां से इलेक्ट्रॉन को सतह तक लाने में खर्च हो जाती है, यानी इलेक्ट्रॉन को उत्सर्जित करने में खर्च हो जाती है, और कुछ ऊर्जा क्या होती है कि इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने में यानी आगे बढ़ाने में खर्च होती है। तो इसमें दो तरीके की ऊर्जा इन्वॉल्व होती है। तो वही कहा गया कि ऊर्जा का कुछ भाग इलेक्ट्रॉन को धातु के अंदर से बाहर निकालने में व्यय हो जाता है, जिसे धातु की कार्यफलन कहते हैं। भाई उसने कार्य किया ना, धातु से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने में कार्य किया तो उसे कार्यफलन की ऊर्जा बोलेंगे। तो वही कहा गया धातु का कार्यफलन कहते हैं। तथा शेष ऊर्जा उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन को उसकी गतिज ऊर्जा के रूप में प्राप्त होता है, यानी और जो ऊर्जा बची रहती है उस इलेक्ट्रॉन को गत करके आगे बढ़ाने में काम करता है, तो उसे हम गतिज ऊर्जा के रूप में कहते हैं। भाई सीधी सी बात है कि जो फोटॉन जो है हमने धातु पर डाला उसकी कुछ ऊर्जा तो धातु से इलेक्ट्रॉन को निकालने में व्यय हो गई, उसे कार्यफलन बोलते हैं, उसे कार्यफलन की ऊर्जा कह दिए। अब और जो ऊर्जा बची हुई है उसको गत करने में लगाने में लग गया तो उसे गतिज ऊर्जा बोला गया, ठीक, जिससे इलेक्ट्रॉन धातु के पृष्ठ से उत्सर्जित हो जाता है और इस प्रकार फिर जो है इलेक्ट्रॉन धातु के पृष्ठ से जो है बाहर निकलता है, उत्सर्जित होता है। इसे प्रकाश वैद्युत प्रभाव कहते हैं और इस प्रकार से ये जो घटना होती है इसे प्रकाश वैद्युत प्रभाव कहते हैं। समझ में आई बात कि नहीं? नहीं समझ में आया? देखो जो प्रकाश ऊर्जा होती है ये ऊर्जा जब हम किसी धातु पर डालते हैं तो बड़ी मशक्कत के बाद एक कुछ ही इलेक्ट्रॉनों का या एकाध इलेक्ट्रॉनों का ही उत्सर्जन कर पाता है। क्यों? क्योंकि जो हम ऊर्जा डालते हैं वो ऊर्जा जो है उसकी काफी ऊर्जा जो है धातु से इलेक्ट्रॉन के निकालने में व्यय हो जाती है, जिसे कार्यफलन ऊर्जा बोलते हैं, और फिर जो बची हुई ऊर्जा होती है उसको आगे बढ़ाने में यानी उत्सर्जित करने में लग जाती है, यानी उसके काइनेटिक एनर्जी के रूप में, गतिज ऊर्जा के रूप में होती है। तो इस प्रकार से इलेक्ट्रॉन जो है उत्सर्जित होता है और इस घटना को प्रकाश वैद्युत प्रभाव कहते हैं। इतनी बात समझ में आ गई होगी। चूंकि सभी इलेक्ट्रॉन धातु की सतह से उत्सर्जित नहीं होते, कोई जरूरी नहीं है कि जितने इलेक्ट्रॉन धातु में है वो सब के सब उत्सर्जित हो जाए, क्योंकि धातु से कुछ इलेक्ट्रॉन निकलकर धातु की सतह तक आने में वे धन आयनों के परमाणुओं से टकराते रहते हैं। भाई जाहिर सी बात है, जब प्रकाश डाला जाता है तो वहां से बाहर आने में वो अक्सर धन आयनों से टकराते रहते हैं और जिसके कारण जो है वो बाहर नहीं आ पाते। तो ही लिखा है धन आयनों के परमाणु से टकराते रहते हैं और वह अपनी ऊर्जा खो देते हैं, लगभग ऊर्जा जो है खो देते हैं, और जो अपनी ऊर्जा खो देगा वो बाहर आ ही नहीं पाएगा। और कुछ ही इलेक्ट्रॉन ऐसे होते हैं जो सतह से बाहर आ जाते हैं। अतः जो इलेक्ट्रॉन धातु की सतह से उत्सर्जित होते हैं उनकी गतिज ऊर्जा अपेक्षाकृत अधिक होती है, यानी अब जो इलेक्ट्रॉन बाहर निकल के आ जाता है उनकी गतिज ऊर्जा अन्य की अपेक्षा जो है अधिक होती है, तभी तो टकराते बाहर आ गया है, नहीं कहाँ आ पाता। इस प्रकार धातु की ऊपरी सतह से उत्सर्जित प्रकाश इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा अधिकतम होती है, यानी जो इलेक्ट्रॉन धातु की ऊपरी सतह से उत्सर्जित होता है उसका जो है गतिज ऊर्जा अधिकतम होती है, तभी वह उत्सर्जित हो पाता है। आगे कहा गया माना किसी धातु की सतह से उत्सर्जित किसी प्रकाश इलेक्ट्रॉन की अधिकतम गतिज ऊर्जा E कोई धातु है जिसकी सतह से उत्सर्जित किसी प्रकाश इलेक्ट्रॉन की अधिकतम गतिज ऊर्जा एक ही है, यानी प्रकाश इलेक्ट्रॉन की अधिकतम गतिज ऊर्जा E है तथा इसको धातु से बाहर निकालने के लिए आवश्यक ऊर्जा W है। भाई धातु से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने में जो ऊर्जा व्यय हो रही W व्यय हो रही है और उसकी गतिज ऊर्जा जो है आगे की वो E है। यहाँ W धातु का कार्यफलन होगा, यानी जो W है वो धातु का कार्यफलन होगा। अतः आइंस्टीन द्वारा दी गई प्रकाश उत्सर्जन व्याख्या के अनुसार, यानी आइंस्टीन के द्वारा प्रकाश उत्सर्जन व्याख्या के अनुसार अगर हम बात करें तो इन दोनों प्रकार की ऊर्जाओं का योग ही धातु के अंदर सतह के निकट इलेक्ट्रॉन द्वारा अवशोषित फोटॉन की ऊर्जा Hb के बराबर होगा।
अगर हम इनके अनुसार बात करें तो भाई इन दोनों ऊर्जाओं का योग यानी जो ये W है और EK है, इन दोनों ऊर्जाओं का योग जो होगा फोटान के ऊर्जा के बराबर होगा, यानी Hb के बराबर होगा। इन दोनों प्रकार की ऊर्जाओं का योग यानी जो दो प्रकार की ऊर्जाएं हैं, गतिज ऊर्जा और कार्यफलन ऊर्जा, यानी दोनों प्रकार की ऊर्जाओं का योग ही धातु के अंदर सतह के निकट इलेक्ट्रॉन द्वारा अवशोषित यानी जो इलेक्ट्रॉन अवशोषित कर रहा है फोटान की ऊर्जा। अरे भाई फोटान ऊर्जा को अवशोषित कर रहा तभी तो कर रहा है, निकल रहा है, तो फोटान की ऊर्जा Hb के बराबर होगा, यानी जो Hb फोटान की ऊर्जा है वो इन दोनों के बराबर होता है, योग के बराबर होता है। जैसे EK प्लस W बराबर Hb। अब अगर यहाँ पर EK बराबर देखा जाए तो ये हो जाएगा Hb माइनस W। भाई Hb इधर है, इसको इधर ले जाओगे तो माइनस में जाएगा, तो ये जो है इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो EK बराबर Hb माइनस W। इसे हम समीकरण 1 से प्रदर्शित करते हैं। आगे समीकरण 1 से स्पष्ट होता है, यानी समीकरण 1 से स्पष्ट होता है कि यदि प्रकाश की ऊर्जा Hb यानी जो प्रकाश की ऊर्जा फोटान है उसे हम Hb और कार्य फलन जो कार्य कर रहा है वो W के बराबर है, तो धातु की सतह से कोई इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेगा। मान लीजिए ये जो हमारा Hb है जो प्रकाश की ऊर्जा मिल रही है और साथ में जो कार्य कर रहा है यानी इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने में कार्य फलन की ऊर्जा W, अगर दोनों बराबर हो जाए भाई इलेक्ट्रॉन का जो कार्य फलन ऊर्जा है W और जो फोटान की ऊर्जा है, अगर ये दोनों बराबर हो जाए तो धातु से कोई इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित नहीं होगा। कहाँ उत्सर्जित होगा भाई, सागरों ऊर्जा फोटान की जो है वो क्या कर रहा है, उसको निकालने में ही व्यय कर दे रहा है, तो कहां से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होगा। यदि दी हुई धातु के लिए देहली आवृत्ति, मान लीजिए जो धातु को दी जा रही है उसकी देहली आवृत्ति V0 है, तो इस आवृत्ति का फोटान इलेक्ट्रॉन को धातु की सतह तक लाने में समर्थ होगा। यानी मान लीजिए उसकी आवृत्ति V0 है तो आवृत्ति का फोटान जो होगा वो इलेक्ट्रॉन को धातु की सतह तक लाने में समर्थ होगा, यानी इलेक्ट्रॉन को सतह तक ला पाएगा, क्योंकि ऐसे फोटान की ऊर्जा Hb0 इलेक्ट्रॉन को धातु की सतह तक लाने में व्यय हो जाएगा, अतः सतह पर इसका वेग शून्य हो जाएगा। यानी अगर हम V0 से उसकी आवृत्ति जो देहली आवृत्ति है उसे अगर हम V0 से देखें तो इस आवृत्ति का जो फोटान होगा वो केवल इलेक्ट्रॉन को धातु की सतह तक ही ला पाएगा, उसके आगे वो लेकर नहीं जा पाएगा, सतह पर इसका वेग शून्य हो जाएगा। अतः इस फोटान की ऊर्जा Hb0 धातु के कार्य फलन के बराबर होगी, यानी Hb0 जो होगा धातु के कार्य फलन के बराबर होगी। अतः W बराबर Hb0, W बराबर क्या हो जाएगा Hb0 हो जाएगा, यानी W बराबर Hb0 जो है ये W का मान समीकरण 1 में रखने पर, भाई समीकरण 1 क्या कह रहा है, समीकरण 1 कह रहा है EK बराबर Hb माइनस W कह रहा है, तो वही कह रहे हैं कि W बराबर Hb0 का मान समीकरण 1 में रखने पर तो EK बराबर Hb है और माइनस W का मान जो है हमने Hb0 रख दिया। अब इन दोनों में से यश हमने कॉमन कर लिया और कॉमन कर लोगे तो V माइनस B0 हो जाएगा, ये समीकरण 2 कहलाता है। अब यदि धातु की सतह पर निकलने वाले इलेक्ट्रॉन का अधिकतम वेग V मैक्स है, यानी जो वेग है इसका वेग जो है मैक्सिमम हो अधिकतम हो, तो इसकी अधिकतम गतिज ऊर्जा EK बराबर जो होगा 1/2 mv² मैक्सिमम होगी, यानी वेग अगर अधिक होगा तो इसकी जो गतिज ऊर्जा होगी वो 1/2 mv² मैक्सिमम होगी। EK का यह मान समीकरण 2 में रखने पर, यानी जो EK का ये काइनेटिक एनर्जी है गतिज ऊर्जा है, इसको अगर हम समीकरण 2 में रख देते हैं तो हमारा जो भाई EK की जगह पे 1/2 mv² मैक्सिमम रख देंगे तो 1/2 mv² मैक्सिमम बराबर आ जाएगा H ब्रैकेट में V माइनस V0, यानी जो आवृत्त है V माइनस V0, ये समीकरण 3 जो है हमें प्राप्त हो जाएगा। और इस समीकरण को आइंस्टीन का प्रकाश वैद्युत समीकरण कहते हैं, आइंस्टीन का प्रकाश वैद्युत समीकरण के नाम से जाना जाता है। समझ में आई बात कि नहीं? तो ये तो था आइंस्टीन का प्रकाश वैद्युत प्रभाव का जो समीकरण प्राप्त होता है। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। आपके एग्जाम में आएगा पूरे 5 नंबर में, आपको आराम से जो है स्टेप बाय स्टेप बताना है कि सबसे पहले जो भी धातु पर अगर हम प्रकाश की किरण डालते हैं तो उसकी कुछ ऊर्जा जो है कार्यफलन में लग जाती है W, जो उसको धातु से इलेक्ट्रॉन को निकालने में व्यय हो जाती है, और निकालने के बाद
अब जो बची हुई ऊर्जा होती है वो उसके वेग पर निर्भर करती है और फिर आगे बढ़ाती है। इस प्रकार अगर देखा जाए तो जो भी धातु की, जो भी फोटॉन की ऊर्जा होती है, यानी हम डालते तो है बहुत सारे इलेक्ट्रॉन को उत्सर्जित करने में, लेकिन उसमें से कुछ ही इलेक्ट्रॉन बाहर निकल पाते हैं। बाकी इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो अपनी सारी ऊर्जा वहां से निकलने में लगातार हमेशा जो है धन आयनों से टकराते रहते हैं और जिससे उनकी व्यय हो जाती है, इसलिए ज्यादा इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित नहीं कर पाते। अब जो हमारा जो इलेक्ट्रॉन जो ऊर्जा प्रकाश की ऊर्जा होती है वो Hb होता है। अब Hb अगर कार्यफलन यानी जो इलेक्ट्रॉन के उत्सर्जित होने वाली ऊर्जा W होती है, अगर वो W जो है Hb के बराबर है, तो अगर Hb के बराबर होगा तो इलेक्ट्रॉन केवल उत्सर्जित ही हो पाएगा, आगे नहीं जा पाएगा। तो इसलिए जो समीकरण आपका लास्ट में मिलता है E के बराबर Hb माइनस Hv0, यानी V0 से सिर्फ इलेक्ट्रॉन जो है वहां से निकलने में ही लग जाता है, तो आगे नहीं बढ़ पाता है। तो E के बराबर H जो है कॉमन हो जाएगा V माइनस V0। तो इस प्रकार यानी E के जो काइनेटिक एनर्जी है, गतिज ऊर्जा है, वो अगर 1/2 mv² मैक्सिमम होगा तो E के का मान समीकरण 2 में रखोगे तो ये हमारा समीकरण प्राप्त होता है, जिसे आइंस्टीन का प्रकाश वैद्युत समीकरण के नाम से जाना जाता है। उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा। समझ में आया हो वीडियो को लाइक अवश्य करिएगा और चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करना। फिर मिलते हैं अगले क्लास में किसी नए टॉपिक के साथ।